हाय एंड वेलकम टू ऑरेंज फैक्ट्स। जेफ बेजोस को इस समय दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनसे पहले भी बहुत से अरबपति और यहाँ तक कि खरबपति भी आए हैं। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है जो कि 14वीं सदी में पैदा हुआ हो, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि किसी राज्य का मालिक था। लेकिन अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय को लेकर एक लिस्ट तैयार की गई है। इस वीडियो में हम ऑल टाइम टॉप 10 सबसे अमीर लोगों पर एक नज़र डालने जा रहे हैं और साथ ही देखेंगे उन्होंने ये संपत्ति कैसे हासिल की और इस संपत्ति को उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया। नंबर 10, विलियम द कॉन्करर, $230 बिलियन। विलियम द कॉन्करर का जन्म 1028 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। वो इंग्लैंड का पहला नॉर्मन राजा बना। उसकी संपत्ति $250 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी। जेफ बेजोस के अभी की संपत्ति के 2 गुना से थोड़ा सा कम। तो आखिर उसने इतनी दौलत कैसे इकट्ठा की? जैसे कि उसके नाम में ही कॉन्करर यानी विजेता है, उसने अपनी किस्मत आजमाई और बहुत से लोगों को पछाड़ते हुए 1066 में इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की, जिसमें करीब 10 लाख लोगों की जान चली गई और उसे राजा का ताज पहनाया गया। उसने कई काम किए जो इंग्लैंड में स्थानांतरित हो गए। उसने गुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया और इंग्लैंड में सभी को फ्रेंच भाषा बोलने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजी बोलने में इतना अच्छा नहीं था। उसके पास इंग्लैंड और वेल्स में 500 से ज़्यादा महल थे और वो इंग्लैंड में ऑल टाइम सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक बन गया। वो खाने का बहुत शौकीन था और बहुत ही महंगी पोशाक पहना करता था, इतनी ज़्यादा कि जैसे ही उसकी 1087 में मृत्यु हुई, तुरंत उसके शरीर से कपड़े और गहने लूट लिए गए और उसे नग्न अवस्था में छोड़ दिया गया। नंबर 9, उस्मान अली खान, $236 बिलियन। इस लिस्ट में सबसे हाल ही के अरबपतियों में से एक उस्मान अली खान को 1937 में टाइम्स मैगजीन के कवर पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में प्रकाशित किया गया था, जो कि हमारे भारत में हैदराबाद रियासत के अंतिम शासक थे। उनकी अमीरी के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे। तो आखिर वो कितने अमीर थे? आधुनिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि उनकी संपत्ति $236 बिलियन थी। कहा जाता है कि उस्मान अली खान ऐसी ज़िंदगी जीते थे जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैकब डायमंड, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पॉलिश्ड हीरा है, कोई भी उसे अंगूठी, हार या शीशे के शोकेस में सजा कर रखता, लेकिन उस्मान अली खान इस बेशकीमती हीरे को मामूली पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन सिर्फ ये इकलौता गहना नहीं था जो कि उनके पास था, बल्कि इस तरह के गहनों का पूरा एक कलेक्शन उनके पास था, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे शासक को पास होते रहे। इस संग्रह में 173 गहने शामिल थे। इसमें 2000 कैरेट का पन्ना, दर्जनों मोती जड़े हुए हार, बकल, झुमके, मुकुट, मेहराब और ये सेंटिलाना नेकलेस जिसमें 465 मोती थे। कुल मिलाकर ये गहने $2 बिलियन होने का अनुमान था, जो कि उनकी अपार संपत्ति का बस एक हिस्सा है। फिर भी इस तरह की अकूत संपत्ति के मालिक होने के बावजूद, एक विशाल महल में रहने वाले, 50 रोल्स रॉयस वाहनों के मालिक और 300 नौकर होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी दौलत पर अहंकार नहीं किया। वो लगभग सारी जिंदगी एक ही टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सारी जिंदगी टीन की प्लेट में खाना खाया और वो अक्सर अपने मेहमानों से सिगरेट मांगकर पिया करते थे। यहाँ तक कि वो अपने कमरे में बैठकर खुद के मोजे भी बुनते थे। उन्होंने अपने राज्य के दौरान जिले में बिजली, हवाई जहाज और रेलवे की शुरुआत की। इसके साथ ही वो अपनी ज़्यादातर संपत्ति का हिस्सा शिक्षा और धार्मिक संस्थानों को दान करने के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 8, निकोलाई रोमानोव, $300 बिलियन। रूस में धनी परिवारों का अपना एक इतिहास रहा है और रोमानोव शायद उनमें सबसे ज़्यादा फेमस है, पर दुर्भाग्य से उनकी संपत्ति के कारण ही उनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ वक्त पहले ही रसिया में एक्सपर्ट्स ने उनकी संपत्ति $300 बिलियन होने का अनुमान लगाया था। आधुनिक इतिहासकार निकोलाई को एक अयोग्य और कमज़ोर लीडर के रूप में देखते हैं। सिर्फ इतिहासकारों ने यह महसूस नहीं किया, बल्कि खुद निकोलाई का भी यही मानना था। उसने खुद ही कहा था कि मैं एक शासक बनने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही कभी बनना चाहता था। उसका कहना था कि उसे शासन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसने अपनी दौलत का आनंद नहीं लिया। उसको सालाना 2 लाख रूबल की सैलरी मिलती थी। साथ ही कपड़ों और दूसरी चीज़ों पर खर्च करने के लिए 20,000 रूबल अलग से। वो हमेशा 20,000 एडिशनल की लिमिट से बहुत ज़्यादा खर्च करता था, जो कि अंदाजन एक्स्ट्रा 1.5 लाख रूबल तक होता था। फैक्ट्री वर्कर्स उस समय केवल 500 रूबल तक एक साल में कमाते थे, जबकि उच्च रैंकिंग वाले जनरल्स को 5,000 रूबल तक सालाना मिलते थे। वो एक एवरेज वर्कर से लगभग 40 गुना से ज़्यादा पैसा खर्च करता था। तो आखिर वो इतना पैसा कहाँ खर्च करता था?
वो नियमित रूप से अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म को खुद के लिए कस्टमाइज कराने के लिए 20,000 रूबल खर्च करता था और उसकी पत्नी भी शॉपिंग और ज्वेलरी के लिए लगभग 40,000 रूबल खर्च करती थी। फिर ऐसे कई आयोजन किए गए जिनमें निकोलाई ने अपना बहुत पैसा खर्च किया। निकोलाई का राज्याभिषेक रूस के इतिहास में सबसे महंगा राज्याभिषेक था। इस आयोजन में 24 टन चांदी और सोने के बर्तन लाए गए और 1200 लोगों को संगीत और गाने के लिए रखा गया था। वो अपने और देशवासियों के लिए बहुत सी पार्टियां भी दिया करता था। उसने राजवंश की 300वीं वर्षगांठ को पुराने मृत्युदंड पाए नागरिकों को क्षमा करके मनाया और इस आयोजन को मनाने के लिए उसने 1.5 मिलियन से ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल बनवाए। इसके साथ ही उसने बड़े पैमाने पर डाक टिकट, रुमाल और मग भी बनवाए और कार्यक्रम में आए सभी लोगों को महंगे गुडी बैग्स के साथ विदा किया। वो असाधारण भोजन खाने और भव्य यात्राओं पर जाने के लिए भी जाना जाता था। उसकी रसोई में 55 लोग काम करते थे और 3 स्तर का भोजन दिया जाता था, जिसमें 4 कोर्स का ब्रेकफास्ट, 5 कोर्स का लंच और 4 कोर्स का डिनर शामिल था। ये खाना इतना ज़्यादा होता था कि बचे हुए खाने को लोकल रेस्टोरेंट में व्यंजनों के रूप में परोसा जाता था। उसकी ज़्यादातर यात्राएं शिकार करने के लिए होती थी। चालक दल के 50 सदस्यों को यात्रा को जितना हो सके उतना लग्जूरियस बनाने के लिए रखा गया था। इसमें चित्रकार शामिल थे जो शिकार के दृश्यों को चित्रित किया करते थे। सिर्फ उनके शिकार का बजट 100 लोगों की सालाना कमाई से भी कहीं ज़्यादा था। नंबर 7, एंड्रयू कार्नेगी, $309 बिलियन। जब भी धनी अमेरिकी परिवारों की बात आती है तो कार्नेगी का नाम जरूर आता है। एंड्रयू कार्नेगी एक कारखाने में धागे की रील बदलने से लेकर $309 बिलियन के मालिक बने। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक टेलीग्राफ मैसेंजर के रूप में काम किया। उनकी सफलता, कड़ी मेहनत और विस्तार पर ध्यान देने के कारण उन्हें पेंसिल्वेनिया रेल मार्ग के पश्चिमी डिवीजन का अधीक्षक बना दिया गया। जब वो 24 साल के थे तो उनकी नौकरियों में उनके सीनियर्स ने उन्हें व्यवसाय में निवेश के बारे में पढ़ाया, जिसके कारण उन्होंने रेल उद्योग में बहुत पैसा लगाया। गृह युद्ध के बाद जैसे ही इंडस्ट्री में उफान आया, कार्नेगी ने रेल का कारोबार छोड़ दिया और कई आयरन वर्क्स कंपनी जैसे क्रिस्टोन ब्रिज वर्क्स और यूनियन आयरन वर्क्स को विकसित किया। उन्होंने कार्नेगी स्टील कंपनी भी लॉन्च की, जिसे उन्होंने जेपी मॉर्गन को $13 बिलियन में बेच दिया। उनका धन अपार और बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग करने के लिए आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने एक किताब गॉस्पेल ऑफ वेल्थ लिखी, जिसमें समृद्ध सामाजिक जिम्मेदारियों की चर्चा है। उनके मशहूर कथन है, द मैन हु डाइज रिच डाइज डिस्ग्रेस्ड। जो आदमी सिर्फ अमीर होकर मरता है वो बेआबरू होता है। उन्होंने तकरीबन $4.8 बिलियन दान में दिए और उनकी मौत के बाद उन्होंने अपनी फैमिली के लिए अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही छोड़ा था और साथ ही अपने हाउस सर्वेंट और बटलर के लिए भी एक डिसेंट अमाउंट वो छोड़कर गए थे। नंबर 6, जैकब फगर, $400 बिलियन। जैकब फगर को असल में जैकब द रिच के नाम से जाना जाता था। उसके पास तकरीबन $400 बिलियन की संपत्ति थी। 14वीं सदी में जैकब के माता पिता का इटली में टेक्सटाइल का बिजनेस था, लेकिन जब जैकब अपनी एज में आया तो उसने सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और खनिजों की माइनिंग का काम शुरू किया। उसके पास निवेश करने की प्रतिभा थी और वो अक्सर कई अलग अलग उद्योगों में अपना पैसा लगाता था, जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। इतना कि वो वेटिकन सिटी को लोन देता था। उसके पैसे से सिस्टीन चैपल सहित कई इमारतों को बनाने में मदद मिली। वो समय समय पर कुछ शानदार चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करने के लिए जाना जाता था। उसने महंगे घरों और कपड़ों पर बहुत सा पैसा खर्च किया, जिससे उसकी वाइफ ने भी बहुत फ़ायदा उठाया। उसके लिए उसने 40,000 गिल्डर्स की ज्वेलरी खरीदी। उसका घर 4 मंजिला था, जो कि उस वक्त की एक अत्याधुनिक इमारत थी। हर एक कमरे में पानी के फव्वारे और आग जलाने की चिमनियाँ थीं। वो काफ़ी दानी भी था। उसने फुजैरा की स्थापना की, जो कि दुनिया में पहला कम आय वाला हाउसिंग प्रोग्राम बन गया। इस प्रॉपर्टी में 52 घर हैं, जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रही फैमिलीज को रखते हैं। इसका सालाना किराया 1 गिल्डा था। हालांकि यहाँ रहने वालों को दिन में 3 बार फगर फैमिली के लिए प्रार्थना करनी होती थी। इस जगह पर आज भी लोग रह रहे हैं और इसका किराया आज भी सालाना 1 गिल्डा है, जो कि आज के 88 सेंट यानी $1 से भी कम है। नंबर 5, जॉन डी रॉकीफेलर, $400 बिलियन। जेफ बेजोस इस वक्त अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, पर उन्हें अब तक के इतिहास के सबसे अमीर अमेरिकी व्यक्ति को हराने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। जॉन डी रॉकफेलर इस ऑयल टाइकून के पास $400 बिलियन की संपत्ति थी। उन्होंने सन 1870 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की,
जिसके बाद ऑयल प्राइस तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। एक वक्त में यूएसए में 90% तेल का नियंत्रण इसी कंपनी के हाथ में था। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति इतनी बढ़ गई थी कि उनकी संपत्ति पूरे यूएसए की इकोनॉमी का 2% थी। रॉकफेलर एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीते थे। उनके पास पूरे अमेरिका में घर थे। विशेष रूप से उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक कुकुएट नाम का 40 कमरों का घर बनवाया था, जिसे पूरा होने में 6 साल का वक्त लगा था। इसे चाइनीज सिरेमिक और 20वीं सदी के आर्ट वर्क से सजाया गया था। कुकुएट होम तो बस एक शुरुआत थी। ये घर जिस संपत्ति पर बनाया गया था उसे पोकनटिको एस्टेट के नाम से जाना जाता है, जो कि 3510 एकड़ में फैला है, जिसके अंदर 75 घर और 70 रोड्स मौजूद हैं। इसमें 9 गोल्फ कोर्स, आउटडोर स्विमिंग पूल, कई टेनिस कोर्ट, एक फुल साइज बॉलिंग गैलरी, बिलियर्ड हॉल और खुद के फार्म और गार्डन शामिल हैं। रॉकफेलर को जनता द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया जाता था, पर जैसे ही उनकी उम्र बढ़ी उन्होंने अपनी आमदनी का 10% सालाना दान में देना शुरू कर दिया। नंबर 4, अकबर। अकबर 15वीं सदी में एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे और उनके पास लगभग $500 बिलियन होने का अनुमान था। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की थी और जितना संभव हो सके उतना क्षेत्र जीत लिया था और अपने शासन के अंत तक इसे आकार में 3 गुना कर दिया था। उनका शासन पूरे भारत और उत्तरी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। वो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, जो उस समय सबसे अनसुना था। हालांकि वो मुस्लिम थे, उनके कई करीबी सलाहकार और शहर के नेता हिंदू थे। उन्होंने 2 धर्मों को एकजुट करने और व्यक्तियों को चुनने की स्वतंत्रता देने की सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें हिंदी साहित्य के अनुवाद में मदद करने के लिए भी जाना जाता था और उन्होंने हिंदू त्योहारों में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके धन को कैसे खर्च किया गया इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये पता है कि उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था जो दुनिया की जीडीपी के 25% को नियंत्रित करता था। उनके महल में उत्तम नक्काशी, वॉल पेंटिंग और बहुत ही रेयर फर्नीचर मौजूद थे। नंबर 3, अगस्टस सीजर। जूलियस सीजर को तो सभी जानते हैं, पर उनका वारिस अगस्टस सीजर था। वो इतिहास में एकमात्र कन्फर्म किए गए खरबपति हैं जिनके पास रोमन साम्राज्य की संपत्ति का 5वां हिस्सा था, जो उस समय दुनिया की जीडीपी का प्रतिशत था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने प्राइम में उसकी संपत्ति $4.3 ट्रिलियन थी। उसकी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा उसको विरासत में मिला था। उसको जूलियस सीजर की संपत्ति का भी 75% मिला था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कितना था। उस समय किसी भी रोमन नागरिक की मृत्यु पर उसे जूलियस को 300 सेस्टिसिस देनी होती थी। उस समय 300 सेस्टिसिस 4 महीने की तनख्वाह थी, जिसने लोगों की माली हालत को बहुत नुकसान पहुंचाया था। सिर्फ जूलियस ही नहीं था जिसने अगस्टस को पैसे दिए, बल्कि बहुत से अमीर परिवारों ने भी उसे अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया था, इस उम्मीद में कि उनके बच्चों को राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। उसने अपने 40 साल के शासनकाल में रोमन साम्राज्य को 2 गुना कर दिया था। उसने आधुनिक युग में रोम को प्रभावी रूप से लाने के लिए एक स्थायी सेना, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, कोरियर प्रणाली और सड़कों की स्थापना की थी। अपने जीवन के दौरान वो हाउस ऑफ अगस्टस नाम के एक महल में रहता था। अगस्टस के घर में कला और हथियारों के लिए समर्पित पूरे के पूरे कमरे थे। फर्श को महंगी कालीन से कवर किया गया था और दीवारों पर चित्रकारी की गई थी। उसकी मृत्यु के दौरान आखिर में रिकॉर्ड की गई कुछ चीज़ों में से एक थी, मुझे मिट्टी का रोम मिला था और मैं इसे मार्बल का बना के छोड़ के जा रहा हूँ। उनका शासनकाल साम्राज्य में शांति और समृद्धि के 200 वर्षों के युग की शुरुआत में शुरू हुआ। नंबर 2, शिजोंग ऑफ सोंग। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों के रनर अप भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी लोगों में से एक है। सम्राट शिजोंग ऑफ सोंग ने 1067 से 1085 ईसा पूर्व तक राज किया। ये चाइना की समृद्धि का दौर था। वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रोंज के निर्माता थे और उन्होंने किसानों को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार दिया था। उस वक्त चाइना में चावल का उत्पादन आसमान छू गया और अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बन गया, जिससे वो एक व्यापारिक सुपर पावर बन गए। शिजोंग के काल में ही बारूद और चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया गया। शिजोंग राजवंश में चाइना दुनिया का पहला देश बना जो कि कागज के नोट बनाने में सक्षम था और उन्होंने दुनिया की पहली नौसेना भी बनाई। नौसेना व्यापारिक राजमार्गों की सुरक्षा करती थी, जिससे उनके उत्पादों की भी रक्षा हुई। उस वक्त इन सभी नए आविष्कारों के कारण सम्राट शिजोंग ने वैश्विक जीडीपी का 30% भाग नियंत्रित कर रखा था। एक बहुत ही आधुनिक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के साथ शिजोंग का धन बहुत ही नियंत्रित था। उसके धन को अथाह बताया गया, जो कि एक्सपर्ट्स की राय में खरबों डॉलर का है, लेकिन एक सटीक राशि का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है।
उसकी वित्तीय स्थिति का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने यूरोपीय सरकार से सैकड़ों साल पहले ही कर संग्रह में वृद्धि की। अपने धन के साथ ही उसको काफी परोपकारी भी माना जाता था। उसे आधुनिक टैक्स सिस्टम के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। उसकी नीतियां सक्रिय रूप से बेरोजगारों, बेघरों और किसानों की स्थितियों में सुधार करती थी। नंबर 1, दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर आदमी, शायद जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अब शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे, मनसा मूसा। मनसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि आधुनिक इतिहासकार भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वास्तव में उसके पास कितनी संपत्ति थी। उसके काफिले में हजारों टन सोने से लदे घोड़े और ऊंट चलते थे। वो सन 1300 की शुरुआत में अफ्रीका के माली साम्राज्य का शासक बना। उस वक्त माली का बादशाह अबू बकर हज करने गया था और जाते वक्त सल्तनत का इंतजाम मनसा मूसा के हाथों में सौंप गया, जिससे वो उसकी गैर मौजूदगी में सल्तनत चला सके। पर हज करने के बाद वो अटलांटिक ओशियन को देखने निकल गया और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। इस तरह बादशाह का काफी इंतजार करने के बाद और काफी ढूंढने के बाद मनसा को माली का बादशाह बना दिया गया। उसके शासनकाल के दौरान यूरोप काफी बुरी हालत में था। वहां पर भयंकर अकाल, गृह युद्ध और ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी फैली थी, जिसने यूरोप के सभी राज्यों को घुटनों पर ला दिया था। वहीं दूसरी तरफ माली में बहुत खुशहाली थी। वो सोने और चांदी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक था, जो उस समय 2 सबसे कीमती चीजें थीं। उसने अपने राज के दौरान पहले कुछ सालों में ही आसपास के राज्यों को जीत लिया था, लेकिन फिर भी वो मिस्र और मिडिल ईस्ट के बाकी हिस्सों से दूर ही रहा। उस वक्त उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन जैसे ही वो हज करने के लिए निकला, उसके साथ एक पूरा शहर चल रहा था। माली से सऊदी अरब तकरीबन 4000 मील दूर था, लेकिन वो पैदल के रास्ते ही हज करने के लिए निकला। इस सफ़र की तैयारी करने में कई महीने लग गए थे। इस सफ़र में उसके साथ 12,000 गुलाम मौजूद थे और हर गुलाम के पास तकरीबन 2 किलो सोना मौजूद था। इस काफिले में घोड़े, ऊंट और कई जानवर शामिल थे। कहा जाता है कि इस काफिले में 80 ऊंट मौजूद थे और हर ऊंट की पीठ पर तकरीबन 30 से 136 किलो सोना लदा था। मनसा मूसा ने सारा सोना सफ़र के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया था। मूसा ने इतना सोना बांटा था कि उस दौर में सोने की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इससे एक नई परेशानी खड़ी हो गई थी और इससे निकलने में कायरा, मक्का और मदीना शहर को 12 साल का वक्त लग गया। कहा जाता है कि मनसा मूसा हर जुम्मे के दिन एक मस्जिद बनवाया करता था। उसके वक्त में शिक्षा को मुफ्त कर दिया गया था। उसने उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी माली में ही बनवाई, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेनको था, जहां पर लोग दूर दराज के इलाकों से पढ़ने के लिए आया करते थे। पर बदकिस्मती से मनसा मूसा की मौत के कुछ वक्त बाद ही माली साम्राज्य का खात्मा शुरू हो गया और वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया और 16वीं सदी में यूरोप ने माली पर कब्जा कर लिया और इस साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। तो ये थे इतिहास के 10 सबसे अमीर आदमी जिनके सामने जेफ बेजोस भी कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।